Hello students, today's topic is chapter number 7, double entry system. Double entry system. लेकिन ये जो चैप्टर है हमारा बेटा, अगर किसी को भी कोई डाउट है तो पहले मेरी इसकी फर्स्ट वीडियो देख लें, क्योंकि आज मैं ये चैप्टर तो कंप्लीट कराऊंगी ही, इसके साथ इसके गोल्डन रूल्स भी कराऊंगी। जो मैंने पर्सनल में गोल्डन रूल्स आप लोगों को इग्नोर कराए थे, क्यों? क्योंकि वो 9 चैप्टर के भी बेसिक्स हैं जर्नल के। तो हमने पढ़ा था सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम में कि एंट्री का डबल इफेक्ट पड़ेगा, एक वो डेबिट होगी और एक क्रेडिट होगी। लेकिन प्लीज़ उससे पहले मेरा चैनल शेयर और सब्सक्राइब कर लें। एक एंट्री डेबिट होगी और एक अकाउंट क्रेडिट ज़रूर होगा। कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं होगी कि वो सिर्फ डेबिट ही हो रही हो या क्रेडिट ही हो रही हो। अगर एक ट्रांजैक्शन के डबल इम्पैक्ट जरूर होंगे, या तो वो डेबिट हो रही होगी तो कुछ क्रेडिट हो रहा होगा, मतलब क्रेडिट हो रही होगी तो कुछ डेबिट हो रहा होगा, ऐसा ज़रूर होगा। ये थी हमारी डबल एंट्री सिस्टम। इसमें हमने 3 टाइप्स के अकाउंट पढ़े थे, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, है ना, पढ़े थे हमने। और पर्सनल के हमने कौन से टाइप पढ़े थे? 3 टाइप पढ़े थे। कौन कौन से? नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। हमने नेचुरल में क्या पढ़ा था कि किसी पर्सन का नाम होगा, जैसे राम और श्याम, या फिर कैपिटल होगी ऑनर की, या फिर ड्राइंग होगी जो हम विड्रॉ कर लेते हैं कैपिटल में से, या हमारे डेटर्स होंगे और या हमारे क्रेडिटर्स होंगे। क्लियर हो गया? ये इसमें आते हैं। आर्टिफिशियल में हमने बताया था होंगे तो ह्यूमन बीइंग ही, बट एक ग्रुप में होंगे। किस में होंगे? ग्रुप में। फॉर एग्जांपल जैसे बैंक, कंपनी, इंस्टीट्यूशन, क्लब, गवर्नमेंट। कोई भी गवर्नमेंट बिजनेस था हमारा, गवर्नमेंट एजेंसीज थी। क्लियर? रिप्रेजेंटेटिव में हमने कहा था 4 वर्ड देखने हैं आपको। आउटस्टैंडिंग, ये किसके साथ जुड़े होंगे? इनकम्स एंड एक्सपेंसेस के साथ ये वर्ड जुड़े होंगे। कौन कौन से? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और अनअर्न्ड। ये 4 वर्ड किसके साथ जुड़े होंगे? या तो इनकम्स के साथ या एक्सपेंसेस के साथ। मान लो यहाँ पर रेंट है, रेंट मेरे एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग हो गए, ठीक है। तो ये दोनों एक्सपेंसेस के लिए और ये दोनों वर्ड इनकम के साथ होंगे। क्लियर हो गया? तो ये रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा था रियल अकाउंट। रियल के हमने 2 टाइप्स पढ़े थे, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल वो जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, और इनटेंजिबल वो जिनको हम देख और छू तो नहीं सकते बट मनी में मेज़र कर सकते हैं। और फर्म के लिए दोनों ही बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो पर्सन्स होंगे और यहाँ पर क्या होंगी? थिंग्स होंगी। तो यहाँ पर रियल में क्या क्या आ जाएगा? टेंजिबल किस किस को देख सकते हो? कैश को देख सकते हो, छू सकते हो, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। ये सारी चीज़ों को आप देख सकते हो और छू सकते हो। इनटेंजिबल में सिर्फ 4 ही चीज़ें आती हैं, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स और कॉपीराइट्स। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर बता दिया था। नॉमिनल में आप लोगों के क्या आएंगे? इनकम्स और एक्सपेंसेस। क्या आएंगे? इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। इनकम्स में चाहे अगर वो रेंट है, रिसीव है तो इनकम, और पेड है तो एक्सपेंसेस। सेम कमीशन, रिसीव्ड है तो इनकम और पेड है तो एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट, रिसीव है तो इनकम और पेड है तो एक्सपेंसेस। इंश्योरेंस, रिसीव है तो इनकम, पेड है तो एक्सपेंसेस। सैलरी,
रिसीव है तो इनकम, पेड है तो एक्सपेंसेस। और अगर इनके साथ ये वर्ड जुड़ जाता है तो ये नॉमिनल ना होके, अगर बाई चांस यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग वर्ड जुड़ते ही क्या आ जाएगा, रेंट ही है तो एक्सपेंसेस, लेकिन आउटस्टैंडिंग वर्ड जुड़ते ही क्या आ जाएगा, ये रिप्रेजेंटेटिव। इसमें दो चीज़ें और आ सकती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, परचेज एंड सेल्स, परचेज एंड सेल। ठीक है, परचेज करोगे तो एक्सपेंसेस होंगे, पैसा जाएगा, और सेल करोगे तो इनकम होगी। इसको ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट, बैड डेट्स वर्ड देख लो, चाहे ये रिकवर्ड हो, चाहे राइट ऑफ हो, चाहे सिर्फ बैड डेट्स हो, हमेशा नॉमिनल में आएंगे। बैड डेट्स मतलब मेरे गंदे वाले डेटर जो मुझे पैसा देंगे ही नहीं, चाहे इसके साथ कुछ भी वर्ड हो, राइट ऑफ, रिकवर्ड या बैड डेट्स, हमेशा नॉमिनल में आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा आप लोगों को? तो मुझे लगता नहीं इससे बाहर आप लोगों के लिए कुछ भी आएगा। ये हमारा मेन टॉपिक था। अब इसके मैं बताऊंगी आप लोगों को गोल्डन रूल्स। ऑफ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल में किसकी बात होगी, सिर्फ पर्सन और ह्यूमन बीइंग। किसकी बात होगी, ह्यूमन बीइंग्स की बात होगी। तो ह्यूमन बीइंग्स क्या कर सकते हैं, पैसे या तो दे सकते हैं, मतलब या तो कुछ रिसीव करेंगे और या फिर कुछ गिव करेंगे। तो इसका एक रूल है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, याद रखना इसका, ये गोल्डन रूल है। ध्यान से सुनना। अब जैसे कैसे हमें पता लगेगा कि मैम ये पर्सनल का रूल है, सबसे पहले जैसे ही ट्रांजैक्शन होगी आपको उसका नेचर जानना है। जैसे ही ट्रांजैक्शन आपको मिलेगी क्या जानना है आपको, उसका नेचर। जैसे पेड ₹20,000 टू हरी, हरी को पेड किए हैं ना हमने, टू हरी, हरी को 20,000 पेड किए हैं। अब ध्यान से सुनना, ये ज़रूरी नहीं है कि रिसीवर और गिवर दोनों हो, या तो सिर्फ रिसीवर ही हो सकता है या फिर सिर्फ गिवर भी हो सकता है। तो आपको रूल्स याद रखना। अब इस ट्रांजैक्शन से बताओ दो चीज़ों का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। एक तो हरी पे किए ना, हरी कौन हो गया, रिसीवर, और दूसरा क्योंकि क्या पे किया है, कैश पे किया है, दूसरा क्या चला जाएगा, कैश जाएगा। इसके अलावा दो इम्पैक्ट मैंने बताया, डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है एक ट्रांजैक्शन से दो इम्पैक्ट पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो आपको खुद दिख रहा होगा यहाँ पर दो इम्पैक्ट क्या पड़े, पेड टू हरी, पैसा चला गया और किसके पास गया, हरी के पास। हरी कौन हो गया, रिसीवर। तो डेबिट द रिसीवर, तो एंट्री क्या होनी चाहिए, हरीज अकाउंट डेबिट। पहली बात, हरी कौन है, रिसीवर है, तो कौन डेबिट होगा, हरी। लेकिन यहाँ पर गिवर जरूरी नहीं है हो, या तो सिर्फ रिसीवर ही हो सकता है या फिर सिर्फ गिवर ही हो सकता है, या दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो हरी तो रिसीवर हो गया, तो हरीज अकाउंट डेबिट हो गया, क्लियर। लेकिन जा क्या रहा है हमारे पास से, पैसा जा रहा है टू कैश अकाउंट। अब जो ये वाला रूल आप देखोगे, ये कहाँ से देखोगे, रियल का रूल से। यहाँ पर रियल के रूल से आपको पता लग जाएगा कि मैम यहाँ कैश भी क्यों आता है। बट आपको पता लग गया रिसीवर कौन है, हरी, इसलिए वो डेबिट होगा। और जा क्या रहा है, पैसा, क्योंकि गिवर का तो नेम ही नहीं है, इसलिए क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है, तो टू कैश। समझ गए आप? फर्स्ट। सेकंड, अगर ये ऐसी ही मैं ट्रांसफर एक और ट्रांजेक्शन देखूँ, रिसीव्ड फ्रॉम मोहन ₹10,000, यहाँ पर 20 थे तो यहाँ पर 20,000 और 20,000 आ जाएंगे। अब मैं तुम्हें ना विद रूल्स बता रही हूँ कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। रिसीव फ्रॉम मोहन, पहले नेचर देखोगे कौन कौन है। रिसीव फ्रॉम मोहन मतलब कैश मिल रहा है, कितना, 10,000 रुपये। तो एक तो कैश पे फ़र्क पड़ रहा है, 10,000 का कैश मिल रहा है किससे, मोहन से। मोहन कौन है, गिवर है। कौन है मोहन, गिवर है हमारा। क्लियर हो रहा है? तो अगर मैं इसके रूल्स की बात करूं तो इसकी जब भी एंट्री करेंगे हम कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं हम
लेजर फॉलियो, अमाउंट और अमाउंट। ठीक है, लेजर फॉलियो मतलब एक लेजर अकाउंट बनता है। जर्नल में जब भी हम ट्रांसफ़र करते हैं ना, उसका नंबर लिख देते हैं कि मान लो 19 पेज नंबर पर, लेज़र में ये वाले ट्रांजैक्शन कितने नंबर पर है, 19 नंबर पर है, पेज नंबर होता है एक तरह से। अब देखो मोहन कौन है, गिवर, तो हमें ये तो पता लग गया कि मोहन क्रेडिट होगा। तो हमेशा थोड़ा सा स्पेस, अगर आप यहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हो, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के टू साइड, टू का मतलब जिसके आगे टू लग गया मतलब वो क्रेडिट हो रहा है, टू मोहन, तो हमें कंफर्म हो गया कि मोहन तो मैम गिवर है, इसलिए क्रेडिट होगा। कितने 1000 से, 10,000 से। लेकिन क्या आ रहा है हमारे पास, पैसा आ रहा है, तो क्या डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। क्लियर हो गया बेटा, गोल्डन रूल पता लग गया अब आप लोगों को। तो आपको या तो दोनों दे सकते हैं, या फिर दोनों मतलब या तो दोनों रिसीवर, मतलब रिसीवर एक रिसीवर हो सकता है और गिवर दोनों हो सकते हैं, या फिर एक ही रिसीवर होगा। जैसे कैश मिला किससे, यहाँ पर है ना, हरी को पे किया था इसलिए हरी अकाउंट डेबिट। रिसीवर कौन है, रिसीवर ऑलवेज डेबिट होगा, जिसके पास आएगा वो डेबिट होगा, जो रिसीव्ड करेगा, और जो पे करेगा वो हमेशा, या गिव करेगा जो हमेशा क्रेडिट होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में क्या कह रहा था, ये पर्सनल का रूल है। ओके, अब सेकंड क्या कहता है हमारा, पर्सनल के बाद है हमारा रियल। रियल में दो चीज़ें आएंगी, अब देखना मैं उनको ज्वाइन करूँगी इससे साथ। रियल में क्या क्या आएंगी, इसका क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, आएगा, कम्स इन। अब पर्सन की तो बात नहीं होगी ना, किसकी बात होगी, रियल थिंग्स की, थिंग्स की बात होगी। और क्रेडिट क्या होगा, व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है, जो आएगा वो डेबिट, और जो जाएगा वो क्रेडिट। अब आप बताना कि आपके पास पैसा आ रहा है या जा रहा है, या कुछ भी आपके पास आ रहा है या जा रहा है, आप बताएंगे ये चीज़ मुझे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, फर्नीचर, परचेज ₹4 कितना, 10,000 फॉर कैश। कैश में फर्नीचर ख़रीदा, तो दो चीज़ें क्या इम्पैक्ट पड़ रही हैं, एक तो फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर पर इम्पैक्ट पड़ा, दूसरा कैश पर इम्पैक्ट पड़ा। यस और नो, फर्नीचर क्या हो रहा है, हमने परचेज किया है, आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, और जा क्या रहा है हमारे पास से, पैसा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उसको लिखना है जो जा रहा है वो क्या जा रहा है, कैश। तो इसकी एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं क्रेडिट के लिए, टू कैश, क्या जा रहा था हमारे पास, कैश अकाउंट, अकाउंट लिखना ज़रूरी है, ठीक है। और यहाँ पर होगा लेज़र फोलियो, तो ये खाली स्पेस होगा क्योंकि ये बस शो के लिए होता है, यहाँ पर पेज नंबर लिखते हैं। तो कितना, 10,000 रुपीज़ का फर्नीचर आ रहा है, और क्रेडिट वाला यहाँ ना आके किधर आता है, क्रेडिट साइड में 10,000, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को, क्लियर हो गया। सेम अब देखो कैश, तो ये दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। जब मैंने आप लोगों को रिसीव फ्रॉम मोहन, मैंने ये वाला एग्जाम्पल कराया था, रिसीव फ्रॉम मोहन, तो कैश क्या हो रहा था, आ रहा था, कैश क्या हो रहा था, आ रहा था, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। ये भी तो हो सकता था कि कैश आ रहा है मैम इसलिए डेबिट, और रिसीवर कौन है यहाँ पर, वो गिवर कौन है, मोहन, और क्रेडिट द गिवर। तो दो रूल हो गए। अगर यहाँ पर हम देखा जाए तो ये ज़रूरी नहीं है बेटा कि, ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही रिसीवर ही, एक रिसीवर ही हो और दूसरा गिवर ही हो, नहीं, ऐसा भी हो सकता है कैश आ रहा है तो ये रियल का रूल हो गया, और जा रहा है यहाँ से कौन है, गिवर है, ये पर्सनल का रूल हो गया, ठीक है। समझ रहे हैं आप, ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों पर्सनल ही होंगे, कि जो एक गिवर ही होगा, एक ही सिर्फ गिवर हो सकता है, और दूसरी चीज़ क्या जा रही है देखना है, वो रियल चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो या तो आप रियल के अकॉर्डिंग, क्या आ रहा था यहाँ पर, पैसा आ रहा था, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा था, पैसा आ रहा था, तो कैश आ गया, और देने वाला कौन है,
क्रेडिट द गिवर मोहन। क्लियर हो गया? आ गया समझ में? तो यहाँ ये रियल का रूल पता लग गया होगा। आप कुछ भी परचेज करते हो, आप कुछ भी, ठीक है, बिल्डिंग परचेज करते हो तो बिल्डिंग आएगी, पैसा जाएगा, ठीक है, तो आएगा तो डेबिट, जाएगा तो कैश, क्रेडिट, ठीक है। फर्नीचर, कुछ भी, जो भी लिविंग थिंग्स हैं, जो भी टेंजिबल एसेट्स हैं, वो सारी लिविंग थिंग नहीं, टेंजिबल एसेट्स, जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों का कौन सा? नॉमिनल। कौन सा रूल है? नॉमिनल रूल है। नॉमिनल में किसकी बात होगी? इनकम्स की और एक्सपेंसेस की। इसका रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जैसे सिद्धांत नहीं बदलते ना, रूल्स नहीं बदलते ना साइंस में, ठीक है, फॉर्मूलाज नहीं बदलते, तो ये क्या है? एक फॉर्मूला ही है। कुछ बच्चे सोचेंगे मैम इनकम्स डेबिट होनी चाहिए क्योंकि इनकम्स आएंगी, एक्सपेंसेस से जाएगा, इसलिए वो क्रेडिट होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। आप रूल्स चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो भी ट्रांजेक्शन है उसे रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। समझ रहे हो आप रूल को ये नहीं है इनकम्स डेबिट हो जाएंगी, आएगा तो मैम डेबिट, आएगा नहीं। अगर सैलरी आपको देखना है कैश है या एक्सपेंसेस है, ये कैश है या एक्सपेंसेस है। कैश आएगा तो डेबिट और एक्सपेंसेस होगा तो डेबिट, दोनों चीज़ें याद रखना। रियल में कैश आएगा तो डेबिट और एक्सपेंसेस होंगे तो डेबिट। लेकिन कैश तो ऐसा भी हो सकता है, आप जाएगा भी हो सकता है, पेड भी कर सकते हो। तो कैश का नेचर आपको देखना पड़ेगा कि पैसा जा रहा है या पैसा आ रहा है। लेकिन याद क्या रखना है आप लोगों को कि वो एक्सपेंसेस हैं या इनकम्स हैं, एक्सपेंसेस हैं या इनकम्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी मैं एग्जांपल देती हूँ, सैलरी पेड ₹20,000। अब आप दो बातें बताना, एक तो सैलरी पेड वर्ड आ गया तो मैम ये तो एक्सपेंसेस हो गए भाई हमारे, ठीक है, और कितने रुपीज़ पे किए हैं, इसका मतलब कैश की बात हो रही है इनडायरेक्टली, 20,000। तो पैसा तो जा रहा है, लेकिन किसकी वजह से जा रहा है? सैलरी, मतलब एक्सपेंसेस की वजह से। पैसा तो जा रहा है लेकिन किसकी वजह से जा रहा है? एक्सपेंसेस की वजह से। तो मैं अगर इसका रूल देखूं तो सैलरी पेड है, एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट होंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि पैसा जा रहा था, कैश अकाउंट 20,000 और 20,000। क्लियर हो गया? समझ रहे हो आप? अगर मैं यहाँ पर कहते सैलरी रिसीव हो जाता बाय चांस, इसको कट कर दो और यहाँ पर सैलरी रिसीव कर लो। मान लो सैलरी रिसीव भी तो कर सकते हो, ₹4,20,000, सोचो यही है। यहाँ पर अब रिसीव हो गई तो क्या हो गई? ये इनकम। और तुम्हें याद रखना है इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। और वैसे भी इसका दो जगह कहाँ इम्पैक्ट पड़ेगा, एक तो पैसा आएगा क्योंकि सैलरी मिल रही है, और किसकी वजह से? सैलरी की वजह से। तो क्या ट्रांजेक्शन होनी चाहिए? डेबिट वर्ड कम्स इन, क्या आ रहा है? पैसा, कैश अकाउंट डेबिट। अगर मैं देखूं तो कैश तो मेरा रियल अकाउंट है, पैसा आ रहा है तो डेबिट, लेकिन किसकी वजह से आ रहा है? टू सैलरी। रिसीव किए तो वैसे भी इनकम हो गई, और इनकम ऑलवेज क्रेडिट। तो इसे देखूं तो मैं रियल है, और इसे देखूं तो मैं यहाँ पर क्या आ रहा है? इनकम्स। इनकम्स किस में आती है? नॉमिनल में। तो नॉमिनल का रूल क्या है? इनकम हमेशा क्रेडिट होगी। कितने थाउजेंड से? 20,000 से। 20,000 के पैसे आए किसकी वजह से? सैलरी की वजह से। मतलब आपको दो चीज़ें देखनी है, क्या कि दो चीज़ों का इम्पैक्ट होगा, इनमें से एक रियल हो सकता है, एक नॉमिनल। तो ये किसका रूल था? नॉमिनल। तो नॉमिनल के लिए नॉमिनल वाला रूल लगा दो और रियल के लिए रियल वाला रूल लगा दो। वरना इसे बहुत सिंपल सोचो भाई, सैलरी रिसीव की है, पैसा आएगा, आएगा तो डेबिट, और किसकी वजह से आएगा? सैलरी की वजह से। समझ रहे हैं आप? और वैसे भी सैलरी मेरी क्या होती हैं? इनकम्स, और इनकम्स हमेशा क्रेडिट होती हैं। ठीक है बेटा?
आगे आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। मान लो रेंट पेड है ₹1500, तो मतलब रेंट पेड क्या हो गया मेरे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस किस में आते हैं मेरे, नॉमिनल में। नॉमिनल में और कितने रुपीज़ हैं, 1500 क्या हैं, कैश हैं। तो क्या किए, पे किए, तो कैश मेरा रियल हो गया। रियल का क्या रूल है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो मतलब पैसा जाएगा कैश अकाउंट। पैसा कितना गया, 1500 रुपये। और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नॉमिनल का ये रूल है, किसकी वजह से गया है, रेंट अकाउंट डेबिट, कितना 1500 रुपये। समझ गए आप लोग। आपको दो नेचर देखने हैं, चाहे इसके नेचर के अकॉर्डिंग आप लिख लो, क्या है, रियल है और पे किया है, जा रहा है। रियल का रूल क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गोज आउट मतलब पैसा जा रहा है। और यहाँ पर एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट, ठीक है। सेम मैंने वैसे ही देखो मोहन वाले में केस में भी यही हुआ था, जब मैंने आपको फर्स्ट रूल बताया था मोहन वाला। जैसे मान लो पेड टू हरी, अब यहाँ पर पेड का मतलब है कैश पे किया है, किसको, हरी को। हरी कौन है, बंदा है, और बंदा कौन होता है मेरा, पर्सनल। तो पर्सनल हरी ने क्या किया है, रिसीव किया है, तो रिसीवर हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ पर्सनल का रूल क्या है, पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर, रिसीवर हो गया हरी, हरी को डेबिट कर दिया। और कैश, कैश कौन है, कौन से नेचर की है, रियल नेचर की है, और क्योंकि जा रहा है तो रियल का क्या होता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल का जा रहा है तो मतलब क्रेडिट करना होता है, तो टू कैश। ठीक है बेटा, आ गया समझ में। ये तीन नेचर थे, आप लोगों को मैंने तीनों नॉमिनल, पर्सनल और रियल का नेचर बता दिया है, कैसे आप लोग करोगे। उसके बाद है आप लोगों का, यहाँ पर देखो सबसे पहले कहता है स्टेजेस एंड पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। कौन कौन सी हैं, सबसे पहले ओरिजिनल रिकॉर्ड है, ऑल द ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड। सबसे पहले क्या कहते हैं, इसे प्राइमरी बुक कहते हैं। जो मैंने ये आपको करवाई है ना, ये जो अभी बताया है यहाँ पर, ये वाला, ये सारी जर्नल होती हैं। तो जिस जर्नल को क्या कहते हैं हम, प्राइमरी बुक भी कहते हैं। जर्नल को क्या कहते हैं, प्राइमरी बुक कह रहा है, उसको कॉल करते हैं जर्नल। जर्नल कह लो या सारे ट्रांजेक्शन सबसे पहले प्राइमरी बुक जिसे जर्नल कहते हैं उसमें रिकॉर्ड होती हैं। कह रहे व्हेन द बिजनेस इज बिग वन एंड द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस इज लार्ज, जर्नल डिवाइडेड हो जाती है, जिसको क्या कहते हैं, सब डिवाइडेड ऑफ जर्नल और सब्सिडरी बुक। मतलब जहाँ पर बिज़नेस छोटा होता है तो जर्नल से ही हम काम चला लेते हैं, लेकिन जैसे ही बिज़नेस का लेवल बढ़ जाता है हम उनको डिवाइड कर देते हैं, कौन सी बुक्स में, सब्सिडरी। मतलब परचेज़ बुक को परचेज़ में, परचेज़ की सारी ट्रांजैक्शन परचेज़ बुक में, सेल की सारी ट्रांजैक्शन सेल बुक में, राम की सारी चीज़ें राम के अकाउंट में, शाम की सारी चीज़ें शाम के अकाउंट में। अगर कुछ रिटर्न किया है, परचेज़ रिटर्न है तो परचेज़ रिटर्न बुक में। ऐसे जब जब लेवल बढ़ जाता है तो हम उनको डिवाइड कर देते हैं जर्नल्स को, जिस विच इज़ कॉल्ड सब्सिडरी बुक्स। कह रहा है दिस रिकॉर्डिंग इन जर्नल एंड इट इज़ सब्सिडरी बुक इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो पहली स्टेज अगर आपसे वो पूछता है तो क्या होता है, सब्सिडरी बुक और जर्नल हमारी फर्स्ट स्टेज होती है। द स्टेज इज़ ऑल्सो नोन एज ओरिजिनल रिकॉर्ड स्टेज। इसको क्या भी बोलते हैं, ओरिजिनल रिकॉर्ड स्टेज बोलते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद क्लासिफिकेशन किस में होगा, जब मैं सब्सिडरी बुक में ट्रांसफ़र करती हूँ ना, दिस इज़ कॉल्ड लेजर बुक। इसको क्या भी बोलते हैं, लेजर में ट्रांसफ़र करना। इन द स्टेज ऑल द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन जर्नल और सब्सिडरी बुक्स और ट्रांजेक्शन पोस्टेड इनटू द क्लासिफाइंग फ्रॉम द अनदर बुक विच इज़ कॉल्ड लेजर। वो कहता है इसके बाद हम लेजर में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो कि हम चैप्टर पढ़ेंगे। देखो जर्नल ऐसी होती है और लेजर हमारा, इन्हीं जर्नल्स को लेजर में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं देखो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। चैप्टर नंबर हमारा होगा ये 11th है, ये रहा। जैसे ये भी हमारी लेज़र ही होती है, कैश बुक, ये जर्नलाइज लेज़र है, मतलब इस टाइप से ट्रांसफ़र कर देते हो सारी एक ही जगह। ठीक है, ऐसे होता है। द बुक कंटेन्स ऑन डिफरेंट पेजेस इंडिविजुअल अकाउंट हेड, मतलब अलग अलग हेड होंगी। परचेज़ के ऊपर परचेज़ की हेड होगी, हेडिंग्स। कैश के लिए कैश की हेडिंग होगी, राम के लिए राम की हेडिंग होगी। विच ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ऑफ सिमिलर नेचर इज़ कलेक्टेड इन वन प्लेस, जिसमें सेम नेचर की सारी ट्रांजेक्शन एक ही जगह होती हैं। जैसे परचेज़ की सारी ट्रांजेक्शन एक ही जगह होती हैं। सो दैट द कॉम्बिनेशन combined effect of all transaction relating to a particular account may be
असर्टेन्ड। पोस्टिंग लेजर ऑल्सो नो, अब ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, लेज़र में पोस्टिंग करना क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन स्टेज बोलते हैं इसको। लेज़र में पोस्टिंग मतलब क्लासिफिकेशन, ये फर्स्ट स्टेज है और ये क्लासिफिकेशन स्टेज है, ठीक है। नेक्स्ट है समराइजिंग। समराइजिंग का जहाँ भी वर्ड आ जाए तो समझ जाना ट्रायल बैलेंस, जिसमें सारे डेबिट्स और सारे क्रेडिट्स होते हैं। हम पहले डेबिट क्रेडिट कर लेते हैं, फिर सारे डेबिट्स और सारे क्रेडिट्स को कहाँ पर लिख देते हैं? ट्रायल बैलेंस में। इन दिस स्टेज ऑल द अकाउंट इन द लेजर आर बैलेंस्ड ऑफ, बैलेंस कर देते हैं, एंड पुट ऑफ ए लिस्ट। डेबिट बैलेंसेस वन साइड और क्रेडिट बैलेंसेस अनदर साइड। एक साइड डेबिट बैलेंसेस और एक साइड क्रेडिट बैलेंसेस को हम लिख देते हैं। द लिस्ट सो प्रिपेयर्ड इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? ट्रायल बैलेंस। बहुत ईजीएस्ट चैप्टर है, 4 मार्क्स का आता है ये। द टोटल ऑफ द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस मस्ट बी इक्वल टू द क्रेडिट साइड। हमेशा डेबिट और क्रेडिट के इक्वल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ही है एक डेबिट होगा तो एक क्रेडिट जरूर होगा, और एक क्रेडिट जब जरूर होगा तो दोनों इक्वल आने चाहिए। इफ़ 2 साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस आर इक्वल देयर मस्ट वो अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट इज प्रूव्ड, मतलब बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब हमने कोई गलती नहीं की। विद द हेल्प, हम ट्रायल बैलेंस की हेल्प से क्या देखते हैं? ट्रेडिंग P&L बनाते हैं। P&L मतलब कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस होता है, और फिर एंड में हम क्या बना देते हैं? बैलेंस शीट विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये सारे चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है। अब देखो एडवांटेजेस क्या हैं। साइंटिफिक सिस्टम है, ऑब्वियसली विद रूल्स और रेगुलेशंस के साथ जो चीज़ होती है वो साइंटिफिक ही होती है, ठीक है। कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन, एक ही जगह अगर परचेज 100 टाइम्स आया है तो सारी 100 टाइम्स परचेज वाली एक सारी ट्रांजेक्शन एक ही जगह आपको मिल जाएंगी। तो कह रहा है कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन, ये हर ट्रांजेक्शन का एक कंप्लीट रिकॉर्ड होता है डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि इसी की वजह से हम पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स बोथ द डेबिट एंड क्रेडिट एक्सपेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन दीज, हैंस द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन इज मेंटेन इन दिस सिस्टम। क्लियर हो रहा है? कह रहा है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, इसी की वजह से ट्रायल बैलेंस है बनता है। ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा तो हमें फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन पता नहीं लगेगी, हम P&L नहीं बना पाएंगे, हम बैलेंस शीट नहीं बना पाएंगे, और अगर हम ये काम नहीं कर पाए तो बिज़नेस बेकार हो जाएगा। बिज़नेस को करना बिल्कुल फ़ायदा नहीं अगर आपको यही नहीं पता कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। क्लियर? कह रहा है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल ट्रेडिंग P&L और P&L वही सेम, किसकी वजह से? डबल एंट्री सिस्टम की वजह से हम जर्नल कर पाते हैं, इसी की वजह से हम ट्रेडिंग और P&L बना पाते हैं, ठीक है। नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ये किससे पता लगती है फाइनेंशियल पोजीशन? बैलेंस शीट से, क्योंकि डबल एंट्री के बाद आप जर्नल करोगे, जर्नल से आप क्या करोगे? जर्नल्स को किस में ट्रांसफ़र करोगे? लेजर में। लेजर की वजह से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस की वजह से ट्रेडिंग, ट्रेडिंग की वजह से P&L, P&L की वजह से बैलेंस शीट। यहाँ तक पहुँचना होता है, तो अगर आपने स्टार्टिंग ही नहीं की तो यहाँ तक पहुँचोगे कैसे? तो ये बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन के लिए भी हेल्पफुल होता है। क्लियर? नॉलेज ऑफ वेरियस इन्फॉर्मेशन, मतलब क्या सेल किया है, क्या परचेज है, क्या क्लोजिंग स्टॉक किया है, कितने डेटर्स हैं, सारी चीज़ें हमें एक ही जगह पता लग जाती हैं। किसकी वजह से? डबल एंट्री सिस्टम की वजह से। पढ़ लेना, ये एक बस रीडिंग ले लेना, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम में नेक्स्ट है लेजर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड नहीं होते क्योंकि दोनों ट्रांजेक्शन्स हमें लिखी होती हैं। अगर कुछ गलती भी हो जाती है बाय चांस तो हमें पता लग जाता है किसकी मिस्टेक है। ये फ्रॉड होने के कोई चांसेस नहीं होते क्योंकि हर ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड होते हैं। लीगल अप्रूवल है ये, ठीक है। और कंपैरेटिव स्टडी है ये। अंडर दिस सिस्टम सेपरेट रिकॉर्डिंग इज़ मेड फॉर द ईच ऑफ एक्सपेंडिचर इनकम्स। कंपैरेटिव कर लेते हैं हम, कंपैरिजन, कितने हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कितने हमारे इनकम्स हो रहे हैं, कितने हमारे प्रॉफिट हो रहे हैं, कितने हमारे लॉस हो रहे हैं, कितना हमने सेल किया है, कितना हमने परचेज़ किया है। सारी चीज़ों का हम कंपैरेटिव कर लेते हैं, कंपैरिजन। हेल्प मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, ऑब्वियसली करेगा ही। सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेसमैन, किसी भी टाइप का बिजनेस हो सब में हेल्पफुल होती है डबल एंट्री सिस्टम। क्लियर? उसके बाद लास्ट है, ये याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, ध्यान से सुनना। अब वो कह रहा है सबसे पहले ए नंबर ऑफ बुक आर केप्ट अंडर दिस सिस्टम सच एज द सिस्टम इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। बहुत सारी बुक्स रखनी पड़ती हैं इसलिए ये एक्सपेंसिव हो जाता है। इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू अप्लाई द रूल्स डेबिट एंड क्रेडिट प्रॉपर
एजुकेशन पर्टिकुलर नॉलेज की ज़रूरत होती है, ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। नॉर्मल बंदे को ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। जिसने अकाउंट्स ले रखा है उसी को तो डेबिट क्रेडिट का मतलब पता होगा, वरना आप नॉर्मली पूछो, उन्हें डेबिट क्रेडिट का मतलब ही नहीं पता होगा बेटा। ओनली द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट इज चेक्ड बाय प्रिपेयरिंग ए ट्रायल बैलेंस अंडर द डबल एंट्री सिस्टम फॉलोइंग टाइप्स ऑफ। वो कह रहा है कि ना एक्यूरेसी तो हमें पता लग जाती है, लेकिन है ना फिर भी इतनी सारी ना गलती होने के चांसेस होते हैं। देखो ध्यान से सुनना। एरर ऑफ, अब ट्रायल बैलेंस तो ये बताता है कि जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा, समझ रहे हो आप। लेकिन मैंने कोई ट्रांजैक्शन लिखी ही नहीं, तो ना तो उसका डेबिट हुआ पार्ट, ना ही उसका क्रेडिट। ओमिशन का मतलब होता है लिखना भूल जाता है जब बंदा, जैसे रिसीव फ्रॉम मोहन थे, मोहन से रिसीव किए, तो मैंने ना तो कैश में ट्रांजैक्शन की, ना मोहन में, रिसीवर में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करी, ना ही मतलब कोई भी, दोनों, ना ही किसी को डेबिट किया ना ही किसी को क्रेडिट किया। तो कैसे ट्रायल बैलेंस में कैसे पता लगेगा मुझे? ट्रायल बैलेंस तो कम दिखा देगा, जबकि वो मैच हो रहा होगा, क्योंकि मैंने फुल ट्रांजैक्शन ही मैं भूल गई हूँ। तो कह रहा है इफ़ ए ट्रांजैक्शन रिमेन ऑल्दो अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। याद रखना, ये पूछ लेते हैं कि एग्जाम्पल दे देंगे आपको कि आपने ना लिखी ही नहीं है ट्रांजैक्शन, अनरिकॉर्डेड है, तो वो कौन सी एरर है? तो एरर ऑफ ओमिसिंग। क्लियर। फिर एरर ऑफ कमीशन का मतलब क्या है कि गलत बुक में राम को डेबिट करना चाहिए था, श्याम को डेबिट कर दिया है, और कैश को डेबिट की जगह आपने कुछ और चीज़ को डेबिट कर दिया है। मतलब कह रहा है रॉन्ग अमाउंट, यहाँ पर क्या है? रॉन्ग अमाउंट। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से सुनना आप, कह रहा है पेड टू हरी, 20,000 पेड करे थे हमने हरी को, लेकिन मैंने गलती से 2,000 से ही एंट्री कर दी, तो 2 ही यहाँ आया, 2 ही यहाँ आया। ट्रायल बैलेंस में तो 2 से ही मैच कर जाएगा ट्रायल बैलेंस से। तो क्यों? डेबिट साइड भी 2,000 होंगे ट्रायल बैलेंस के, और क्रेडिट साइड भी 2,000 होंगे, जबकि होने कितने थे? 20, मतलब 18,000 का डिफरेंस हमें पता ही नहीं लग पाया। तो ये कौन सा वाला होता है? जब हम अमाउंट की गलती करते हैं, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब है डेबिट वाले को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट वाले को डेबिट कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल मशीनरी डेबिट की थी, मशीनरी मेरी एसेट है, एसेट आएगी तो मशीनरी डेबिट होगी, एसेट का नाम आता है, लेकिन मैंने जबकि परचेज को डेबिट कर दिया, जबकि परचेज क्या है? नॉमिनल है, नॉमिनल वाले रूल में कर दिया, परचेज नहीं आएगा। जब भी मेरी टेंजिबल एसेट होंगी उनके लिए एसेट का नेम आता है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर और स्टॉक नहीं, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर और क्या था हमारा? मशीनरी, है ना। तो इन सारी चीज़ों के लिए मेरा हमेशा इनका ही नाम आएगा, इनके लिए हम परचेज़ नहीं लिख सकते। मेरे को करना था मशीनरी को डेबिट, मैंने कर दिया परचेज़ को डेबिट, गलती कर दी, जबकि ट्रायल बैलेंस करेक्ट होगा। तो इस वाली एरर को क्या बोलते हैं? एरर ऑफ प्रिंसिपल, जिसमें क्या कर देते हैं हम, करेक्ट होता है बट अकाउंट चेंज हो जाता है। मशीनरी को डेबिट करना चाहिए था, मैंने किसको डेबिट कर दिया? परचेज़ को। समझ रहे हैं आप। उसके बाद लास्ट है हमारा कंपनसेटिंग एरर। राम से 500 रुपीज़ मिलने थे और शाम को 500 रुपीज़ पे करने थे, ना तो मैंने मतलब एक एरर जब दूसरे की को कंप्लीट कर देती है। मान लो राम से मिलने थे, ना मैंने उनकी एरर की, ना शाम को पे करने थे उनकी एरर की, ठीक है। तो कह रहा है इफ़ द इफेक्ट वन एरर इज़ कैंसिल्ड बाय द इफेक्ट ऑफ सम अनदर, मतलब एक एरर हुई और आप दूसरे को भी दूसरी एरर से उसे फुलफिल कर दिया, कंपनसेट कर दिया। समझ रहे हैं आप। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ आपको। वैसे मैंने ना इसके बना लिए हैं आप लोगों के लिए, क्या MCQs वाले क्वेश्चंस बना लिए हैं। तो ये सारी जो चीज़ें, मतलब वो कहना चाह रहा है कि एक ऐसी गलती जो डेबिट होनी चाहिए थी, एक ऐसी गलती जिसे क्रेडिट होनी चाहिए थी, दोनों को एक दूसरे से ही फुलफिल कर दिया। तो ये कंपनसेट मतलब कंपनसेट कर देना, एक दूसरे की दूसरी एक एरर से दूसरी एरर को कैंसिल कर देना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको MCQs बनाए हैं 15 मार्क्स के। 15 MCQs आपको नेक्स्ट वीडियो में मेरे अवेलेबल हो जाएंगे, तो उनमें मैं इनके 2-3 एग्जांपल्स आप लोगों को और करा दूंगी और आपसे पूछूंगी एक एरर ऑफ ओमिसिंग है या कंपनसेशन एरर है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मैं यही बोलूँगी। और आपका लिए मतलब जितना आप कर सकते हैं उतना तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और बेटा थैंक यू सो मच।
और ये आपका मैं बना ही रही हूँ अब धीरे धीरे डबल एंट्री सिस्टम के आपके MCQs तैयार कर रही हूँ। जितना अच्छा मुझसे हो सकता है मैं उतना अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो चलो थैंक यू सो मच सुनने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें मेरा चैनल। और डरना नहीं है अकाउंटेंसी से, बहुत इजी होती है। बट अभी ये कह रहे हैं कि MCQs आएंगे आपके फर्स्ट सेम में। अगर आपका भी फर्स्ट सेम होता है तो MCQs पे ज़्यादा फोकस करें। और जैसे मैंने पढ़ाया है उसके लिए MCQs आप रियल में बताऊं तो जब चैप्टर ही अगर आपको आता है तो MCQs का क्या टेंशन है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ MCQs रटेंगे, उनके लिए प्रॉब्लम होगी। इसलिए पूरा चैप्टर करें, ढंग से करें, ध्यान से करें। ठीक है बेटा।